हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो रीकैप सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम लगभग 50 क्वेश्चन का अगर नीट का पेपर मानते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, तो 2 तो निश्चित रूप से माने। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम सवाल को। तो ये सवाल हमारा पहला सवाल, आप इसे नोट कर सकते हैं। If a spherical mirror is immersed in a liquid, its focal length will increases, decreases, remains unchanged, depends on the nature of liquid। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी कर्व्ड मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, ये पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी मिरर की फोकल लेंथ होती है r/2। फोकल लेंथ f डज नॉट डिपेंड अपॉन, हमेशा याद रखिए, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, in which mirror is kept, हाँ, ये बात जरूर है कि एक लेंस की फोकल लेंथ डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बड़ा सीधा सीधा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिमेन्स अनचेंज्ड। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेंस की फोकल लेंथ मैं जरूर मानता हूँ कि मीडियम पे डिपेंड करती है, पर मिरर की फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही डिपेंड करती है। तो इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। बहुत सरल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी n, wavelength lambda, traveling with a velocity v, enters into a glass slab of refractive index mu, then frequency, wavelength and velocity of the wave in glass slab is respectively। तो 4 आंसर है। देखिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स आपको रिवीजन के बनाने पड़ेंगे। व्हेन लाइट रे चेंजेस इट्स मीडियम, हमेशा याद रखिए, व्हेन लाइट रे चेंजेस इट्स मीडियम बदलती है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो हमेशा याद रखिए फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स सेम, तो फ्रीक्वेंसी में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी बात याद रखिए, बोथ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस। अब देखिए इसमें एक थ्योरी है। मान लीजिए ये एयर है और ये कोई सा भी मीडियम है जो अदर देन एयर है। एक लाइट रे इस मीडियम से एयर से किसी भी मीडियम में जाती है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। तो हमेशा आप याद रखिए कि म्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होगा। तो किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी एयर की वेलोसिटी का 1/μ होगी। तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज, उसी तरह लैम्डा के लिए बोल सकते हैं लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। तो किसी भी मीडियम में लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो एयर की वेवलेंथ का 1/μ टाइम्स होगी। तो ये 2 बातें हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। अब इस बेसिस पे हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू देन फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगी।
कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय म्यू, वेलोसिटी बदलेगी v बाय म्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है n कॉमा लैम्डा बाय म्यू कॉमा v बाय म्यू। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो हमेशा आप इन सब चीज़ों को याद रखिए, लैम्डा मीडियम लैम्डा एयर अपॉन म्यू। हालांकि यहाँ पे दिया नहीं गया था ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी v, अब ये इन एयर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सुधार कर देना चाहिए इन एयर। तो अब ये नोट कर लीजिए। अब अगले उस पे आते हैं। तो ये सवाल हमारा अगला है, इसको नोट करिए। हाँ, तो आपने पढ़ लिया होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस, द पाथ ऑफ द रेज इज शोन इन फिगर, इट फॉलोज दैट। तो म्यू लेंस के लेफ्ट हैंड साइड मीडियम म्यू1 है, लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और राइट साइड में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू2 है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ध्यान देने वाली एक यहाँ पर यह है कि जब लेंस इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो देखिए देयर इज नो चेंज ऑफ पाथ, उसका कोई भी पाथ, लाइट रे के पाथ में कोई भी बदलाव नहीं होता। तो हम एक चीज तो कह सकते हैं कि म्यू1 और म्यू दोनों बराबर होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फिगर में दिखाया गया जो लेंस है वो कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का आप नेचर भी जानते हैं, कन्वर्जिंग है, मतलब वो लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता है। पर अगर यहाँ पर हम इस फिगर में देखते हैं तो लेंस क्या कर रहा है, लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मोड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ बिहेवियर उसका क्या हो गया, उसका व्यवहार क्या हो गया, बदल गया। और आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि जब लेंस को, मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जब लेंस को हम किसी मीडियम में, किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, डिप कर देते हैं, लिक्विड के अंदर रख देते हैं, तो लेंस अपना बिहेवियर कब बदलता है, याद करिए। लेंस अपना बिहेवियर कब बदलता है, जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के, जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। तो लेंस यहाँ बिहेवियर बदल रहा है। तो इसका एक मतलब तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि म्यू2 किससे बड़ा है, म्यू से बड़ा है, और म्यू किसके बराबर है, म्यू1, क्योंकि बिहेवियर चेंज हो रहा है। कन्वर्जिंग की जगह वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, डाइवर्जिंग। लेंस रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ने के बजाय वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मोड़ रहा है, तो बिहेवियर बदल रहा है। तो अब देखिए हम आंसर म्यू इक्वल टू म्यू1 है, ये तो हमें पता चल गया, म्यू इक्वल टू म्यू1 है। तो ये आंसर में भी है, इसमें भी है, और लेस देन म्यू2, यस, क्योंकि म्यू2, देखिए म्यू2 बड़ा है, तो इसका मतलब यही है कि म्यू2 यहाँ पर बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो थर्ड आंसर है। और बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत लॉजिकल सवाल है, और डेफिनेटली हम इसको एक इम्पॉर्टेंट सवाल कह सकते हैं। अब एक बात आप और याद रखिए, कई केसेस इसके होते हैं, तो अगर आप डिस्कस करना चाहें तो अब देखिए जनरली क्या होता है कि मान लीजिए लेंस लाइट रे को, ये देखिए लाइट रे आई, लेंस पर आई, उसने कन्वर्ज किया, और फिर देखिए अब ये बिहेवियर नहीं बदल रहा क्योंकि लाइट रे को वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ रहा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब ये मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो पिछला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है, इसे नोट कर लीजिए। पहले लेक्चर में हमने बेसिक सवालों को ज्यादा कवर किया है। A converging lens is used to form an image on a screen. तो एक कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हो गया कॉन्वेक्स लेंस, उसकी मदद से हम एक स्क्रीन पर, पर्दे पर इमेज बना रहे हैं। When the upper half of the lens is covered by an opaque screen, तो देखिए अपर हाफ को हमने क्या कर दिया, लेंस के कवर कर दिया, तो पूरी तरह कवर कर दिया। तो क्या होगा, अब चार स्टेटमेंट है। हाफ ऑफ द इमेज विल डिसअपियर, ये गलत बात है, इमेज पूरी बनेगी लेंस का, क्योंकि निचले हिस्से से लाइट रेज जाएंगी और इमेज बनाएगी, तो ये तो गलत हो गया। नो पार्ट ऑफ द इमेज विल डिसअपियर, ये सही बात है। इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल इंक्रीज, गलत बात है। इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज, सही बात है। तो सही है बी और डी, बी और डी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी और डी। अब इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए लेंस जो होते हैं सर्कुलर होते हैं, आपने चश्मों के लेंस देखे होंगे,
तो लेंस क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ये बात आप याद रखिए। और इसे हम कहते हैं डी, इंटेंसिटी के बारे में एक जानकारी ले लीजिए। डी को हम कहते हैं डायमीटर ऑफ अपर्चर, हिंदी में बोलते हैं हम इसे द्वारक का व्यास, द्वारक का व्यास। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ अपर्चर। क्योंकि लेंस क्या होते हैं, आपने देखा होगा चश्मे के भी लेंस होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। तो सीधी बात है, मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता कि आप के कमरे में अगर खिड़की बड़ी होगी, खिड़की का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट आएगी, खिड़की का साइज छोटा होगा तो कम लाइट आएगी। उसी तरह लेंस के हमने आधे हिस्से को क्या कर दिया, आधे हिस्से को क्या कर दिया, कवर कर दिया, ब्लॉक कर दिया। एक अपारदर्शी ओपेक मटेरियल से हमने आधे हिस्से को क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो लाइट जितने एरिया से आएगी वो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऐसे केसेस में हमेशा डिक्रीज होती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि आधी इमेज बनेगी, इमेज पूरी ही बनेगी, पर इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, कम होगी। हमेशा इस बात को याद रखिए। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। तो इंटेंसिटी का यह फॉर्मूला ध्यान रखा जाए। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट करिए। अब देखिए, a prism produces a minimum deviation delta in a light beam. If three such prisms are combined, the minimum deviation produced will be. तो देखिए, सबसे पहले डिविएशन को समझ लीजिए। एक लाइट रे प्रिज्म में एंटर करती है और फिर प्रिज्म से बाहर निकल जाती है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे सीधी चली जाती। इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दीजिए, तो इसे कहते हैं डेल्टा। डेल्टा कहलाता है एंगल ऑफ डिविएशन। और दूसरी बात आपको याद रखनी, फॉर ए थिन प्रिज्म, एक पतले प्रिज्म के लिए डिविएशन होता है, हालांकि यहां उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए, तो डिविएशन को हम यहां बोलते हैं प्लस डेल्टा। अब मान लीजिए अगर हम प्रिज्म को हम उल्टा रख दें, कैसा रख दें, उल्टा रख दें, और फिर लाइट रे प्रिज्म में जाएगी और फिर मुड़ जाएगी, तो ये आपका एंगल ऑफ डिविएशन ये माइनस कहलाएगा, क्योंकि प्रिज्म का एंगल आपने क्या रखा है, उल्टा रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सिंगल प्रिज्म का डिविएशन, एक सिंगल प्रिज्म का डिविएशन कितना है, डेल्टा है, मतलब प्लस डेल्टा। अब ऐसे तीन प्रिज्म को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन कैसे करेंगे, देखिए ये रहा पहला प्रिज्म, बिल्कुल ऐसे तीन सिमिलर प्रिज्म को। अब दूसरा प्रिज्म बना लेते हैं, जोड़ा कैसे जाएगा, ये रहा हमारा दूसरा प्रिज्म। अब तीसरा बना लेते हैं, तो ये रहा हमारा तीसरा प्रिज्म। अब देखिए, इसका एंगल पॉजिटिव है, इसका एंगल नेगेटिव है, और इसका एंगल पॉजिटिव है। तो अब टोटल डिविएशन कैसे निकाला जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। इसका प्लस डेल्टा है, क्योंकि एक प्रिज्म का डिविएशन कितना दिया गया है, डेल्टा दिया गया है, तो सभी का डेल्टा है। अब दूसरे को उल्टा जोड़ा है तो माइनस डेल्टा, तीसरे को सीधा जोड़ा है तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया। तो नेट डिविएशन अगर तीन प्रिज्म को जोड़ देंगे तो कितना रहेगा, डेल्टा ही रहेगा। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल था। इसका करेक्ट आंसर है तीसरा। तो पहले लेक्चर में हमने क्या किया है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ली है, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ली है। हम टोटल 6 या 7 लेक्चर रे ऑप्टिक्स में इस सीरीज में लेंगे। तो ये पहला है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पर आधारित है शुरू के कुछ लेक्चर्स। तो ये इसका आंसर आपका आ गया। तो प्रिज्मों को ऐसे कंबाइन किया है, तीन प्रिज्मों को। अब आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल बी मैक्सिमम। अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, अब मैक्सिमम, अगर एम मैक्सिमम है तो एफ क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो जिस कलर की फोकल लेंथ सबसे कम होगी, जिस कलर की फोकल लेंथ सबसे कम होगी उसकी मैग्नीफाइंग
तो उस कलर के लिए माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी। तो अब चलो ये पता लगाते हैं कि किस कलर के लिए फोकल लेंथ सबसे कम होती है। तो उसके लिए कुछ डिटेल्स हैं। हम जानते हैं कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कॉची का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a+b/λ² c/λ⁴। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो म्यू क्या होगा, रेड का सबसे कम होगा, वॉयलेट का म्यू सबसे ज़्यादा होगा। अब किसी भी कल लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ये पता चलता है 1/f इज प्रोपोर्शनल टू μ-1। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि f इज प्रोपोर्शनल टू μ-1। तो म्यू ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो सबसे कम फोकल लेंथ किसकी होगी, वॉयलेट की फोकल लेंथ रेड की फोकल लेंथ से कम होगी। तो सबसे कम फोकल लेंथ वॉयलेट कलर की होती है, सबसे कम फोकल लेंथ वॉयलेट कलर की होती है। और अगर फोकल लेंथ सबसे कम वॉयलेट कलर की होती है तो मैग्नीफाइंग पावर वॉयलेट कलर के लिए क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। अगर आपको एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप इसको नहीं कर सकते। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग के दो फॉर्मूले होते हैं, 1+d/f और m=d/f। बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के अगर फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर है तीसरा, वॉयलेट कलर। समझ में आ गया? तो फॉर्मूले से लॉजिक लगाना आपको सीखना पड़ेगा। अब ये हमारा अगला सवाल है, आप इसको नोट कर लें। The magnifying power of an astronomical telescope can be increased if we increase the focal length of objective, if we increase the focal length of eyepiece, decrease the focal length of the objective, decrease the focal length of the objective and at the same increase the focal length of eyepiece। तो देखिए, for relaxed eyes, क्वेश्चन देख लीजिए। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर क्वेश्चन है और हम जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो आपकी फोकल मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है FO/FE। और ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर रिलैक्स्ड आईज। रिवीजन कर रहे हैं तो फॉर्मूला भी लेते चलेंगे। मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो मैग्नीफाइंग पावर को ज्यादा होने के लिए FE को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इट शुड बी स्मॉल एंड FO शुड बी लार्ज। तो अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है तो आपको FE को स्मॉल रखना पड़ेगा और FO को लार्ज रखना पड़ेगा। अब आंसर की तरफ जाते हैं। इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बढ़ाने पर सही बात है। इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, गलत बात है। डिक्रीजेस द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी गलत बात है। डिक्रीजेस द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव में फोकल लेंथ तो ज्यादा ही होनी चाहिए। तो ये चौथा भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसका इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। शब्दों का जाल है, उसमें हम फंस जाते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला हम इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको कुछ एक पॉइंट्स बताना चाहूंगा मैं। फॉर एस्ट्रोनॉमिकल रिवीजन कर रहे हैं तो हमने सोचा कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी आपको क्वेश्चन के साथ क्लियर करते जाएं। फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, FO should be large, FE should be small and FO minus FE should be large।
तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। और कई बार ये पूछा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, इन सवालों पे पूछा जाता है। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है और अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है ये, इसको नोट करें आप। अब क्वेश्चन है, अ बर्ड इज इन एयर, एक बर्ड एयर में है, एट ए हाइट y from the surface of water, a fish is at a depth x below the surface of water. The apparent distance of fish from the bird is, the refractive index of water is mu. तो चलिए करते हैं। देखिए एक सिंपल सा स्केच बना लेते हैं। मान लीजिए ये फिश है और ये पानी है, लाइक दैट, पानी है और यहाँ पर ये हमारी फिश है। लाइक दैट, पानी के अंदर है और ये बर्ड है जो हवा में है और बर्ड की हाइट कितनी है, ये हाइट आपको दी गई है y। अब जब बर्ड फिश को देखेगी तो उसे फिश नहीं दिखाई देगी, उसे फिश की इमेज दिखाई देगी। ये मान लेते हैं हम, ये फिश की इमेज बन गई यहाँ इस पॉइंट पर, फिश डैश। अब फिश की पूरी डेप्थ कितनी है, x है, तो ये कहलाएगा, इतना जो पोर्शन है आपका, ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये कहलाएगा आपका अपरेंट डेप्थ। दिस इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। तो बर्ड, अब क्वेश्चन बोलता है द अपरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम द बर्ड। बर्ड फिश को देखेगी तो अपने से कितने डिस्टेंस पे देखेगी, y। और ये आप जानते हैं अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, अपरेंट डेप्थ को हम बोलते हैं रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो y प्लस एक्स बाय म्यू। तो बर्ड फिश को अपने से कितनी डिस्टेंस पर देखेगी, y प्लस एक्स बाय म्यू, ना कि y प्लस एक्स। क्योंकि जब बर्ड एयर में है और फिश कहाँ पर है, पानी में है, मीडियम अलग अलग है। बर्ड का मीडियम क्या है, एयर है, फिश का मीडियम क्या है, पानी है, तो वो फिश नहीं दिखाई देगी, उसको फिश की इमेज दिखाई देगी। तो ये फिश की इमेज इस पॉइंट पर बर्ड को ऐसा लगेगा कि फिश इस पॉइंट पर है। तो इतना जो डिस्टेंस है वो कहलाता है अपरेंट डेप्थ। और अपरेंट डेप्थ क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बर्ड खुद से फिश को कितने डिस्टेंस पे देखेगी, y प्लस एक्स बाय म्यू, y प्लस ये नहीं है, y प्लस एक्स बाय म्यू, y प्लस एक्स बाय म्यू उल्टा दिया हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप ढूंढेंगे y प्लस एक्स बाय म्यू, पर आंसर दिया हुआ है एक्स बाय म्यू प्लस y, एक ही बात है। तो ये आपका तीसरा आंसर इसका सही आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगले बेसिक सवाल लिए हैं इस लेक्चर में, तो बेसिक कंसेप्ट भी बहुत जरूरी होती है। अब आप इसको पढ़ लें। A ray of light is incident at an angle of 60 degree on a √3 centimeter thick plate, mu equal to √3. The shift in the path of the ray as it emerges out from the plate is. तो देखिए सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि भाई शिफ्ट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ग्लास प्लेट को इमेजिन कर लीजिए, ये हमारी ग्लास प्लेट है, ठीक है। तो ये ग्लास प्लेट हो गई। अब एक लाइट रे इस ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट हो रही है। तो देखिए ये इंसिडेंट हो रही है लाइट रे। ये अगर ये ग्लास प्लेट ना होती तो क्या होता, तो ये लाइट रे सीधी चली जाती, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। पर इस ग्लास प्लेट के कारण ये लाइट रे बेंड हो जाएगी और फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करा और ये है हमारी इमर्जेंट रे। तो आप जानते हैं कि जो इमर्जेंट रे होती है, इमर्जेंट रे जो बाहर निकलती है, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है और ये इसकी थिकनेस है √3 और ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, और म्यू भी दिया हुआ है कितना, √3। अब आपसे पूछा गया है कि शिफ्ट कितना होगा। तो देखिए अब शिफ्ट को समझने के लिए मैं आपको
कंसेप्ट बताता हूँ शिफ्ट की। जिस पॉइंट पर लाइट रे बाहर निकलती है वहां पर आप क्या कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। अब मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आर है वो हमें मालूम नहीं है, तो आपको पहले बता दें कि लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। लेटरल शिफ्ट जो होती है वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डिराइव नहीं कर सकते। टी थिकनेस इनटू साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस ऑफ आर। तो ये पूछा गया है आपसे, तो टी तो दिया गया है, टी कितना दिया गया है, √3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई भी मालूम है 60 डिग्री, पर आर नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर को यूज करेंगे। तो म्यू है √3, ये है साइन 60 साइन आर। तो अब इसको सॉल्व करा जाए। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इंटू साइन आर, ये कट जाएगा, तो 2 साइन आर इक्वल टू 1। तो ये मिलेगा हमें साइन आर इक्वल टू 1/2। तो आर हमें मिल गया 30 डिग्री, आर हमें मिल गया 30 डिग्री। अब हम इस शिफ्ट को कैलकुलेट, इस लेटरल शिफ्ट को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट बिल्कुल कर सकते हैं। टी इंटू साइन आई माइनस आर, सबसे पहले तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर का यूज करें और क्या निकाल लें, आर निकाल लें। लेटरल शिफ्ट कहलाती है, ये इंपॉर्टेंट है। टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अब देखिए टी दिया हुआ है √3, आई मालूम है 60 और आर दिया हुआ है 30, ये हो गया cos 30, तो ये हो गया √3 साइन 30 अपॉन cos 30। अब इसको सॉल्व करा जाएगा, √3 साइन 30 1/2 cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 इंटू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल। तो शिफ्ट कितने सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर की शिफ्ट होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए कितना बढ़िया करेक्ट आंसर निकला, 1 सेंटीमीटर। दिस इज योर राइट आंसर। शिफ्ट का मतलब होता है लेटरल शिफ्ट। तो जिस पॉइंट पर लाइट रे ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है उस पॉइंट से आप इंसिडेंट रे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो हम कहते हैं कि अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट रे कितना शिफ्ट हो गई। देखिए इसे कहते हैं शिफ्ट। ऐसी जाती अगर ये स्लैब नहीं होता, पर स्लैब होने के कारण ये मुड़ गई, तो ये अपने पाथ से कितना शिफ्ट हो गई, शिफ्टिंग। तो अच्छी चीजें, अगर आपने इसे पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो ये पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ने का टाइम है, अब अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। ओके, एन एयर बबल इन ग्लास mu equal to 1.5 is situated at a distance 3 सेंटीमीटर। ये रहा आपका एयर बबल, जिसकी सरफेस से डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस एट विच द इमेज ऑफ बबल विल अपीयर। तो देखिए सबसे पहले समझने वाली बात क्या है जो आपको समझना चाहिए, लाइट रे will travel from glass to air, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएंगे। ये कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर होगा, तो हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएंगे। तो सबसे पहली बात, पहला मीडियम ये है और ये दूसरा मीडियम है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कहता है रिफ्रैक्शन का μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो μ1 दिया हुआ है हमें 1.5
फर्स्ट मीडियम जहां से लाइट रे चल रही है, और μ2 हमें दिया हुआ है एयर, दैट इज 1। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इस सरफेस से बाई तरफ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा -3 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, क्योंकि डायमीटर दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी सेंटर लेफ्ट में ही होगी -5 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज को आप रख देंगे इस फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा 1/v, μ1 3/2। क्योंकि देखिए ऐसा है कि इस 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको इसमें होनी नहीं चाहिए। अपॉन यू ये दिया हुआ है -3, μ2 माइनस μ1 1 - 3/2, और कर्वेचर है आपकी -5 लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए बिल्कुल सही हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया यहाँ पर आपका 1/v प्लस 3/3 × 2, ये कट गया, 1 - 3/2 -½ -5। अब इसको अगली स्टेप में हम ले जाते हैं, थोड़ा हम इसको यहाँ पे लिखना चाहेंगे 1/v प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा +1/10। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 1/v प्लस 1/2 इक्वल टू 1/10। तो अब ये हो गया 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो, ये 10 हो गया, तो ये आ गया -4/10। तो v विल बी -10/4, 2 से कैंसिल कर दो, तो v विल बी -5/2। तो इमेज बनेगी बाईं तरफ -2.5 सेंटीमीटर पर। तो बड़ा ध्यान दीजिए कि लाइट रे कहाँ से चल रही है, लाइट रे कहाँ से जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है। तो पहला मीडियम क्या होगा, ग्लास होगा, और दूसरा मीडियम क्या होगा, एयर। तो ये सावधानी थी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये आंसर 2.5 सेंटीमीटर पे दिखेगा, जबकि एक्चुअल पोजीशन उस बबल की कितनी है, 3 सेंटीमीटर। जब आप एयर से बबल को देखोगे तो बबल नहीं दिखेगा, उसकी इमेज दिखेगी। तो ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं। बहुत सावधानी से साइंस स्कीम को अप्लाई करना है, बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करना है, जिससे किसी तरह की कोई गलती नहीं हो। एक बार आप इसे और देख सकते हैं कि साइंस स्कीम कैसी, ये फर्स्ट मीडियम है और वो सेकंड मीडियम है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। ओके, अब बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट पी। इसका मतलब है ये जो लाइट बीम है पी पर मिल रही है, कहीं से आ रही है। नाउ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेड बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। द पॉइंट एट विच द बीम कन्वर्जेस नाउ। तो देखिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एक ये जो लाइट बीम थी ये कन्वर्ज हो रही थी पॉइंट पी पर, तो पी पर ये लाइट रेस कहीं से आ रही थी, किसी भी पॉइंट से, दूर वाले पॉइंट से। यहाँ पर हमने पी पर, अब देखिए अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर हम एक कॉन्वेक्स लेंस रख दें। ये हमने पी से कितने डिस्टेंस पर, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। तो अब लाइट रेस कहाँ कन्वर्ज होगी, तो क्या होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ये लाइट रेस को और मोड़ देगा, ये ऐसे और कन्वर्ज कर देगा। तो अब मान लो किस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, पी डैश पर। तो सीधी बात है, पी ऑब्जेक्ट हो गया और पी डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। तो लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब लेंस से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो लेंस फॉर्मूला आप यूज करिए, 1/v माइनस 1/u। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, प्लस 20 1/v माइनस 12, तो 1/20 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/v। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 1/v इक्वल टू 1/12 प्लस 1/20, एलसीएम ले लें 60,
5, 3, 8 अपॉन 60, 4 से कैंसिल कर दें 15, तो 1/v इक्वल टू 2/15, तो v इक्वल टू 15/2। तो अब जो इमेज बनेगी वो 7.5 सेंटीमीटर पर बनेगी। ये जो डिस्टेंस होगा इतना, ये कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर होगा। राइट साइड ऑफ द 7.5 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द लेंस। तो ये आपका इसका पहला आंसर क्या है, सही है। तो फिर से समझ लें, लाइट रेस आ रही थी, हमने रास्ते में क्या रख दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, तो वो लाइट रेस को और मोड़ देगा और पी डैश पे कन्वर्ज कर देगा। तो ये नया कन्वर्जिंग पॉइंट क्या हो गया, पी डैश। तो ऑब्वियसली ये पी ऑब्जेक्ट हो गया और पी डैश क्या हो गया, तो ये पी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये पी डैश क्या हो गया, इमेज। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे रखा गया है, इसलिए इसको कहा जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट करें। और प्रिज्म हैज ए रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। व्हेन प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन इट प्रोड्यूसेस अ डिविएशन ऑफ 30 डिग्री। तो मिनिमम डिविएशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। सिलेबस में डिस्पर्शन हटा है, मिनिमम डिविएशन नहीं हटा है, तो इस बात का ध्यान रखें। मिनिमम डिविएशन इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, आई और ई बराबर होते हैं, R1 और R2 भी बराबर होते हैं। मान लें किसके बराबर, R। अब हम जानते हैं कि A प्लस डेल्टा प्रिज्म की ज्योमेट्री से I प्लस ई होता है। A दिया हुआ है 60 डिग्री, डेल्टा दिया हुआ है 30 डिग्री, I और E बराबर है, तो ये हो गया 2I। तो 90 डिग्री इक्वल टू 2I। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो बहुत सरल सवाल था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 45 डिग्री। तो प्रिज्म की ज्योमेट्री आपको मालूम होनी चाहिए, प्रिज्म की ज्योमेट्री आपको मालूम होनी चाहिए। प्रिज्म की ज्योमेट्री में अब हम याद रखिए, A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई और A इक्वल टू R1 प्लस R2। म्यू को आप लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं साइन I बाय साइन R1, या म्यू को आप लिख सकते हैं साइन E बाय साइन R2। ए प्रिज्म का एंगल, डेल्टा डिविएशन, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, R1 और R2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये प्रिज्म की ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। रिवीजन कर रहे हैं तो साथ साथ फॉर्मूले भी लेते चलते जाते हैं, और मिनिमम डिविएशन में ये भी मालूम होना चाहिए। अब जब पढ़ ही रहे हैं तो 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। मिनिमम डिविएशन में हमें मालूम होना चाहिए कि I और E बराबर होंगे, R1 और R2 बराबर होंगे, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाय 2 अपॉन साइन ऑफ A बाय 2। इतनी बातें आपको प्रिज्म में मालूम होनी चाहिए। तो पिछला क्वेश्चन तो आसान था। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। A thin prism of 4 degree angle gives a deviation of 2.4 degree. The value of refractive index of the material of prism is। पहला आंसर 1.6, दूसरा बहुत सारा सवाल है 1.7, तीसरा 1.8। अब देखिए, हमें यह मालूम होना चाहिए फॉर थिन प्रिज्म। जब बात हो रही है थिन प्रिज्म की, थिन प्रिज्म किसे कहते हैं, जिसका एंगल 10 डिग्री से छोटा होता है। तो ऐसे प्रिज्म को हम थिन प्रिज्म कहते हैं। फॉर थिन प्रिज्म आपको मालूम होना चाहिए कि जो डेल्टा होता है वो होता है A इंटू म्यू माइनस 1। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिविएशन 2.4, प्रिज्म का एंगल दिया हुआ है 4।
तो म्यू माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 2.4 अपॉन 4, 24 अपॉन 40, 4 से काट दो 10, 6, 2 से काट दो 3, 5, तो ये आएगा 3/5। तो म्यू माइनस 1 कितना होगा? म्यू माइनस 1 कितना होगा? 3/5। तो अगर म्यू माइनस 1 3/5 है तो म्यू इक्वल टू 1 + 3/5, एलसीएम ले लो तो म्यू इक्वल टू 8/5, और 8 को आप 5 से तुरंत फटाफट डिवाइड कर दो, 5 × 1 = 5, 3.01.6। तो म्यू का जो आंसर होगा वो होगा 1.6। बहुत सरल सवाल, सीधा सवाल। रिवीजन कर रहे हैं तो सारे चैप्टर्स में क्या है, एक एक फॉर्मूले पर एक एक सवाल लेने की कोशिश करी जा रही है। तो थिन प्रिज्म आप याद रखिए, जिसका एंगल 10 डिग्री से छोटा होता है, ऐसे प्रिज्म को हम थिन प्रिज्म मानते हैं। और ये प्रिज्म का एंगल यहाँ पर दिया हुआ था, 4 डिग्री का प्रिज्म है और डिविएशन कितना देता है? 2.4 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, माइक्रोस्कोप पर बेस्ड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। Okay. A compound microscope has a magnifying power of 100 when the image is formed at infinity. The objective has a focal length of 0.5 centimeter and the tube length is 6.5 centimeter. Then the focal length of the eyepiece is. तो टफ है क्वेश्चन, इसको हम एक टफ क्वेश्चन मानेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। इमेज इन्फिनिटी में बनी है, इमेज कहाँ बनी है? एट इन्फिनिटी। तो UE को आप लिख सकते हैं FE, और मैग्नीफाइंग पावर है 100, VO अपॉन UO 25 अपॉन FE। तो ये कट जाएगा, तो 4FE इक्वल टू VO अपॉन UO। ये पहला इक्वेशन आपका बन गया। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का लिए जो लेंस फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, आपने पढ़ा होगा, UO + 1 अपॉन VO। इस पूरे फॉर्मूले को आप VO से मल्टीप्लाई कर दीजिए, VO/FO, तो ये आ गया VO/UO और ये आ गया 1। अब VO/UO की वैल्यू कितनी है? अच्छा, FO की वैल्यू आपको दी गई है, FO की वैल्यू आपको दी गई है 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, तो VO अपॉन 1/2 इक्वल टू VO अपॉन UO + 1, तो 2VO इक्वल टू VO/UO + 1। पर VO/UO के किसके बराबर है? 4FE के बराबर है। तो 4FE + 1 2 से डिवाइड कर दो तो VO आ जाएगा 2FE + 1/2। ये हो गई इसकी सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप पे लेंथ ऑफ ट्यूब के बारे में बात करते हैं। VO + UE, पर UE किसके इक्वल है? FE के इक्वल है। इमेज इन्फिनिटी में बनी, लेंथ ऑफ ट्यूब दी है 6.5, VO + FE। अब यहाँ पे हम ये VO की वैल्यू रख देंगे 6.5, 2FE + 1/2 + FE, तो 6.5 - 1/2 इक्वल टू 2FE + FE कितना आ जाएगा? 3FE। तो ये आ जाएगा 12/2, 3FE। एलसीएम ले लिया था मैंने 4, तो 4/2 इक्वल टू FE। तो FE बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। कठिन है क्वेश्चन, तो 3 स्टेप्स में जाके ये क्वेश्चन क्या होता है? सॉल्व होता है। ये पहली, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फॉर्मूला, फिर लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला। और एक प्रीवियस मेडिकल एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में इस तरह का सवाल आया था, तो वहीं से इसे लिया गया। तो इसका आंसर कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसको नोट करिए, अच्छे से रिवीजन करेंगे। ये पहली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, और ये कौन सी स्टेप है? तीसरी स्टेप है। बहुत बढ़िया सवाल। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है
तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और कौन कौन से? पहला तो मैग्नीफाइंग पावर VO बाई UO इंटू D बाई UE, दूसरा लेंथ ऑफ ट्यूब VO प्लस UE, तीसरा ओ लेंस का फॉर्मूला 1/UO प्लस 1/VO। और जब इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी पर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि UE क्या होती है, FE के बराबर। जब इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, डिस्टिंक्ट विजन पर बने, तब आपको फॉर्मूला UE को यूज करना चाहिए, DFE अपॉन। इस तरह से फॉर्मूले याद करिए तो आपका सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा, हमेशा याद रखिए VO बाई UO, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस लेंस। तो ये एक आपका फॉर्मूला रिवीजन यहाँ पर होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पर बेस्ड जो सवाल है इसको नोट करा जाए। The magnifying power of terrestrial telescope is 25 when it is in normal adjustment। तो देखो, सबसे पहली बात है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पर बनी है। And the length of telescope is 124 centimeter. If the focal length of the erecting lens is 5, तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में एक तीसरा लेंस रखा जाता है जिसे कहते हैं इरेक्टिंग लेंस। तो इरेक्टिंग लेंस का सिर्फ एक ही काम होता है, सीधी इमेज बनाना, इरेक्ट इमेज बनाना। तो आपको द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर रिस्पेक्टिवली, सबसे पहली बात मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वही होता है जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का होता है, पर लेंथ ऑफ ट्यूब होती है FO, मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस, प्लस 4F। F क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस, इरेक्टिंग लेंस की फोकल लेंथ। तो मैग्नीफाइंग पावर आपकी दी है 25, FO अपॉन FE इज 25, तो FO को आप लिख सकते हैं 25 FE, इक्वेशन 1। अब लेंथ ऑफ ट्यूब दी गई है 124 इक्वल टू FO प्लस FE, और इरेक्टिंग लेंस की फोकल लेंथ दी गई है 5। तो 124 124 FO प्लस FE प्लस 20, तो 104 इक्वल टू FO प्लस FE। तो FO प्लस FE की वैल्यू आ गई 104। यह आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन हो गया FO इक्वल टू 25 FE, FO इक्वल टू 25 FE, ये पहला इक्वेशन था। तो FO के इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, 25 FE प्लस FE इक्वल टू 104, 26 FE इक्वल टू 104, FE इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाय 26, काट दीजिए, 5 और 2 13 4 जा, तो FE की वैल्यू आ गई 4। पर FO कितना है? 25 FE है, तो 4 रख दे, तो 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100। तो आंसर है 104, 104। तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। तो आपको नॉलेज होना चाहिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का। और अगर आपको आपके मटेरियल में नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, तो आप किसी भी चीज़ को गूगल कर सकते हैं, वहाँ आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ, ये रहा हमारा अगला सवाल। The reflected and refracted rays are observed to be perpendicular to each other when a ray of light incident at an angle of 60 degree on a transparent block. The refractive index of the block is। ये अच्छा सवाल है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये ब्लॉक ले लिया हमने, तो ये थोड़ा हम इसको नीचे सरकाएंगे, थोड़ा हम इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा ब्लॉक बन गया और इस पर एक लाइट रे हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। देखिए ये लाइट रे आई, यहाँ हमने नॉर्मल ड्रॉ करा और ये हो गई रिफ्रैक्ट और ये हो गई रिफ्लेक्ट। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रे है रिफ्रैक्टेड। जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है हम उसे रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। और ये है हमारी इंसिडेंट रे। अब ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा, और आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं मालूम तो वो निकाल लेते हैं। तो एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का एडिशन 180 होता है, तो 60 प्लस 90 प्लस आर 180 होगा, 150 प्लस आर 180 होगा, तो आर होगा 30 डिग्री। आर कितना होगा? 30 डिग्री। तो आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। ये था साइन 60 और ये था हमने निकाला साइन 30। साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, 2 कैंसिल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा √3। चौथा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत आसानी से सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नॉलेज का है और प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये स्मूथ हो जाएगा। तो एक लाइन पे बनने वाला जितना भी एंगल होता है वो हमेशा याद रखो। तो पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये हो गया 60, ये हो गया 90 और ये हो गया आर, जोड़ दिया तो आ गया। तो ये अब हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब पढ़ते हैं। रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब रॉड कैसे रखी गई है इसके बारे में बताया गया। इन सच ए वे दैट इट्स एंड्स क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। द लेंथ ऑफ द इमेज इज। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस मिरर की फोकल लेंथ है 10, तो 2f क्या होगा? तो 2f होगा 20। तो इसका मतलब रॉड का एक सिरा 2f पर रखा हुआ है। और हम जानते हैं मिरर की थ्योरी से, जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है, जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है? 2f पर बनती है। तो चलिए इसको अब अगली उसमें सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले एक रॉड बना लेते हैं। ये आपने बना ली रॉड, ये हमने रॉड बना ली, ठीक है। अब हमें मिरर बनाना है, तो ये देखिए हमने यहां पर मिरर बना दिया। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये रॉड का जो एक एंड है मान लेते हैं ए और दूसरा एंड है बी। तो ये रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? ये मैंने आपको अभी बताया 2f पे रखा है। तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? 2f पर ही बनेगी। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? 2f पर ही बनेगी। तो चलिए अब इसकी इमेज बना देते हैं। तो इमेज बनाने के लिए हमें रॉड को फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये इसकी हमने बना दी इमेज, और
तो ये हमने इसकी इमेज बना दी। ओके, ठीक है। ये हमने इसकी इमेज बना दी। तो क्योंकि रॉड का एक एंड ए पे रखा है तो इमेज इस एंड की मान लो क्या बनेगी, ए डैश वहीं पर बनेगी, बी डैश। अब रॉड की टोटल लेंथ देखिए कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर रॉड का एक एंड 20 सेंटीमीटर पे है तो दूसरा एंड कितने पर होगा, 30 सेंटीमीटर पे होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो मिरर फॉर्मूला है वो कितनी बार यूज करना है, 2 बार यूज करना है। और एक बार तो हम जानते ही हैं कि ए का इमेज कहाँ बनेगा, ए पे ही बन जाएगा, ए डैश। तो ये हो गया हमारा इमेज और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि एक बी डैश का, बी का इमेज कहाँ बनेगा। ये बी नहीं है, बी डैश नहीं है, ये बी है। तो अब हमें क्या करना है, फॉर बी मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट अब कितने डिस्टेंस पे हो गया, 30 सेंटीमीटर पर, तो -30 लिख दिया, प्लस 1/v। तो ये हो गया 1/30 माइनस 1/10। तो अब एलसीएम ले लीजिए। तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बनेगी, -2/30। तो इमेज हो गई आपकी -15 सेंटीमीटर पर। तो बी की इमेज मिरर से कितने सेंटीमीटर पे बनेगी, ये तो ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, 15 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ इमेज, बहुत सरल है। देखिए आप डायग्राम को देखिए कि लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी। देखिए ये पूरी लेंथ है आपकी 20, ठीक है, ये लेंथ कितनी है 20 है, और ये लेंथ है 15। तो 20 में से अगर हम 15 को माइनस कर दें तो ये लेंथ हमें कितनी मिलेगी, तो ए डैश बी डैश। अब चलिए मैं यहाँ पे इसको पोल लिख देता हूँ पी। डायग्राम देखिए, पी ए डैश माइनस पी बी डैश। तो लेंथ ऑफ इमेज होगी, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है 5 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको आप एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। अब देखिए एक एंड रॉड का 20 सेंटीमीटर पे था, मतलब 2f पे था, 2f पर था। तो उस एंड की इमेज वहीं बन जाएगी जहां पर वो रखा हुआ है। तो इसका जो रेडीमेड आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका आंसर हमेशा याद रखिए, फोकल लेंथ का आधा होगा। लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी, फोकल लेंथ की आधी होगी। यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर 5 है। और ये हमने कर भी दिया, मिरर फॉर्मूला यूज किया, बहुत सरल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो लेंथ ऑफ इमेज हमें बतानी थी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रिक भी आपको बता दी, तो ट्रिक भी आपने नोट कर ली। ट्रिक, लेंथ ऑफ इमेज इज f/2, लेकिन उसमें कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ one end of rod is at
2f, वन एंड ऑफ रॉड इज एट 2f। तो ये क्लियर हो गया, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो वन एंड ऑफ द रॉड इज एट 2f। तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्लियर है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। अगर यहाँ फोकल लेंथ कितनी थी, 10 थी, तो 10 का आधा कितना हो गया, 5। तो उम्मीद है आपको रे ऑप्टिक्स का ये लेक्चर पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से आपको अपने रिवीजन में मदद मिली होगी, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो उस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए। तो आपका सपोर्ट का मतलब क्या है? आपके सपोर्ट का मतलब क्या है? आपका रिवीजन अच्छे से चले, यही ज़रूरी है। तो फिर मिलेंगे, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे और क्वेश्चंस करते रहेंगे। सी यू, बाय बाय।